इस बार इस चैप्टर को पढ़ते टाइम आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि आप एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा कि हमें थोड़ा सा कम पॉल्यूशन करना है, उसमें जो भी आपका छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन होगा। हम अगर इनहेलेशन कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो जरूरी है कि सिर्फ आपको क्या लगता है कि हमारे नाक के यहाँ पर क्या फिल्टर लगे हुए हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अंदर जाएगा और CO2 बाहर नहीं? फिर हीमोग्लोबिन कहाँ क्या पहुंचा देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचा देगा, एंड जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। हम दूसरों को नॉलेज जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई ये काम मत कर, है ना, इससे पोल्यूशन होगा और प्रकृति को नुकसान होता है, तो एट एंड हमें भी नुकसान होगा। हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे? वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और आज हम करने वाले हैं हमारे इस टाइटन बैच के अंदर वन शॉट लेक्चर, जो कि बहुत आसान चैप्टर है जिसका नाम है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के बारे में किसे नहीं पता, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी यस आपके सिलेबस का ये पार्ट है तो हम आपको जरूर करवाएंगे। बेटा बिल्कुल सब्जेक्टिव थियोरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को याद भी करना पड़ेगा और याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स का क्या बैड इफेक्ट पड़ रहा है, किस तरीके से बचा सकते हैं हम हमारे एनवायरनमेंट को, क्या क्या चीजें हैं, है ना। सो इन सभी चीजों के बारे में एक बार क्विक रिवीजन ही लेना है, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा पॉल्यूशन के बारे में। तो इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझ रहे हो। इस चैप्टर में जो भी बातें हैं ना, तुम्हें पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर का क्या मतलब है, उसके क्या ह्यूमन हेल्थ पे, फिशेस पे, एनिमल्स के ऊपर क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, बचपन से क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं। इस बार इस चैप्टर को पढ़ते टाइम आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि आप एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा क्या होंगे बेटा जी, उसको समझेंगे कि हमें थोड़ा सा कम पॉल्यूशन करना है, उसमें जो भी आपका छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन होगा वो भी बेटा एक मतलब सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो सकता है। एक छोटा कंट्रीब्यूशन भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। आपको पता है हाल ही में कितना ज्यादा जो है एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। मेरे फोन पे हमेशा लिखा हुआ आता है सीवियर एयर क्वालिटी, ऑलवेज कांस्टेंट है बेटा वो, ठीक है। तो हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, हमें ना इसके लिए थोड़ा सा जहां पर भी जैसे भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वैसे ही हमें कंट्रीब्यूट करना है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि साइकिल पर जाओ, ठीक है, और जो है व्हीकल्स घर में छोड़ दो, ऐसा नहीं। जहां पर भी आप छोटा सा भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं बेटा, वो छोटा कंट्रीब्यूशन भी आपका सिग्निफिकेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल वन शॉट में जो जो चीजें आपके सिलेबस का पार्ट है उन सभी चीजों को बेटा जी वन शॉट के अंदर करने वाले हैं। क्लियर? वन शॉट के अंदर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको मार्क करवाऊंगी, ठीक है। तो उसको मार्क करते हुए चलना। एक सिंपल सी बात है, आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाने हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स है बेटा, क्या करोगे इतने नोट्स बनाकर, ठीक है। आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक शॉर्ट नोट आउट ऑफ इट, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो भी मैं आपको यहाँ पर थ्योरी देने वाली हूँ नोट्स की फॉर्म में, मैं आपको कंप्लीट थ्योरी देने वाली हूँ। अगर कोई बच्चा चाहता है इसको इस चैप्टर को क्विकली रिवाइज करना, तो उसके लिए आपके पास अपने 2 से 3 पेज के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। आपको 2 to 3 पेजेस के अंदर, ठीक है, इस पूरे चैप्टर को सम अप कर लेना है, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, ठीक है भाई। ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है। पहले पेज पे होमवर्क बता रही हूँ बेटा, ठीक है पहले पेज पे होमवर्क बता रही हूँ, तो ये आपका काम है, ये आप बनाएंगे और फिर मुझे लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद, है ना, अब आप क्या कर सकते हो, लेक्चर को देखते देखते भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी कि दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज पूछी जाती है, तो आप साथ साथ भी उसको लिख सकते हैं। और जैसे ही आपके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आप इसी लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएंगे कि यस मैम हमने शॉर्ट नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स डन, होमवर्क कंप्लीट, ठीक है। सो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एयर पॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने पढ़ना है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से क्या मतलब क्या होता है। देखो बच्चे, यहाँ पर हमारे एनवायरमेंट में यानी कि हमारी एयर के अंदर, है ना, जो भी अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं, जो भी अनडिजायरेबल पार्टिकल है, ठीक है, जो कि हार्मफुल साबित होता है, उस सभी चीजों की वजह से, है ना, जो चेंजेस आते हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस आते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को आप सभी को ध्यान रखना है, याद करना है ना, रट्टा तो मारना नहीं होता, आपको बस लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, मतलब क्या है उसका, और फिर आप उसके बाद अपने आप से लैंग्वेज भी फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। सो
एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस, है ना। मैं यहाँ पर आपको कीवर्ड्स मार्क कराती हुई चलूंगी जो आपका जरूर ध्यान रखने होंगे अपने दिमाग में और अपने शॉर्ट नोट्स में भी जरूर मेंशन करना है उसको। क्या होता है बेटा ये इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग में जब इन अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं जिसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर एंड ह्यूमन बींग्स के ऊपर, तो इसको क्या बोला जाता है बेटा जी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहा जाता है। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन किस किस की वजह से होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं वो हमें जानना है, ठीक है। सो यहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, या तो टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं दैट हैव अनडिजायरेबल इंपैक्ट, ठीक है, जिनका अनडिजायरेबल इंपैक्ट होता है एनवायरमेंट के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर, तो ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है जो कि क्या कॉज करते हैं, पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, अगर मैं इसके पॉल्यूटेंट्स के ओरिजिन की बात करती हूँ तो पॉल्यूटेंट्स दो टाइप के हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास होते हैं ह्यूमन बींग्स ने जो बनाए हैं यानी कि मैन मेड, ठीक है, और दूसरे पॉल्यूटेंट्स हमारे पास होते हैं नेचुरल, ठीक है, नेचुरल एंड मैन मेड। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये भी देखने वाले हैं कि बहुत सारा पॉल्यूशन तो ऐसा है ना, कुछ कुछ पॉल्यूटेंट्स तो ऐसे हैं जो नेचर में ही हो रहे हैं, है ना, जो नेचुरल है उसके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हम जिसके लिए कर सकते हैं उसके ऊपर यस हम जरूर काम करेंगे, है ना, कंट्रीब्यूशन जरूर करेंगे। तो मैन मेड एंड नेचुरल दो टाइप के पॉल्यूटेंट्स हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बातें करेंगे जो कि नेचुरल है। नेचुरल में सबसे पहले आता है बेटा वॉल्केनोज, ठीक है। तो वॉल्केनोज जब भी वॉल्केनो फटता है बेटा तो उसमें से बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है, बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं जिसमें हमारे पास बेटा जी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मेजर गैसेस कौन कौन सी होती है उसकी लिस्ट हमें यहाँ पर दे रखी है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, एंड हाइड्रोकार्बन्स भी बहुत सारे रिलीज होते हैं। अब इसके अंदर आप इसको नोट करेंगे, देखिए हमारे पास आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस फ्री फॉर्म में कहां से निकलती है ना। हाइड्रोजन गैस दो फॉर्म्स में मिलती है हमें, कहां पर, कंबाइंड स्टेट के अंदर भी देखने को मिलती है और फ्री स्टेट में भी देखने को मिलती है। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि फ्री स्टेट में हाइड्रोजन कहां मिलती है, ये पर्टिकुलर पॉइंट तुम्हें आगे के सिलेबस में काम आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इन फ्री स्टेट कहां देखने को मिलती है, वॉल्केनिक इरप्शंस के अंदर, ठीक है। तुम्हें 10th में ये वाला पॉइंट काम आएगा, तो अभी इसको मार्क करके रख लो और याद रखना, ठीक है, ताकि तुम्हें वहां नहीं याद करना पड़े। क्लियर हो गया सभी को। तो पहला तो भाई जो नेचुरल है हमारे पास उसमें वॉल्केनोज, और नेक्स्ट हमारे पास है डिकेइंग ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, जो भी वेजिटेबल्स होती है, जो भी वेजिटेबल मैटर होता है, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन अंडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वही उसका क्या करवाएंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, और जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो वहां से भी कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है, कुछ गैसेस रिलीज होती हैं जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्लियर है। माइक्रोबियल एक्शन ऑन द ऑर्गेनिक मैटर या फिर वेजिटेबल मैटर इन द सॉइल रिलीजेस पॉल्यूटेंट नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्लियर। इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, आपको पता होना चाहिए कि भाई जो माइक्रोबियल एक्शन होता है ना, डिकेइंग ऑफ वेजिटेशन के बाद हमारे पास कौन सा पॉल्यूटेंट रिलीज होता है, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है। इसको आपको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर मेंशन करना है, क्लियर है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, अगर यहाँ पर नेचुरल के अंदर ही बेटा जी अगर जंगल में आग लग जाती है, ठीक है, फॉरेस्ट फायर अगर लगती है तो बहुत बड़े पैमाने पे लगती है, आपको पता है बहुत लार्ज स्केल के ऊपर लगती है, तो वहां पर क्या रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, CO, ठीक है। अब एक चीज, एक कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बेटा, जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, और जब आपकी कंप्लीट कंबशन होती है तो उस केस में, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, ठीक है, जब भी बेटा जी कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन होगा, ठीक है, तब उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और जब भी आपका बेटा जी इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उस केस में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज वेरी टॉक्सिक, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैस होती है, ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है, जब भी क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी। और वहीं पे जब भी आपका
कंप्लीट कंबशन, क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा, तो उस केस में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होगी। एंड जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो ज्यादा टॉक्सिक गैस है। वो कैसी गैस है बेटा जी, ज्यादा टॉक्सिक गैस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको मेंशन करा, इन कंप्लीट कंबशन। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड, और दिस इज वेरी टॉक्सिक, और इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म कैरी पार्टिकल लाइक सैंड एंड डस्ट। तो है तो ये भी बेटा जी हमारे पास इम्प्योरिटीज ही। ठीक है, तो जो हवा चलती है ना, स्ट्रॉम होते हैं, उससे भी जो होता है वो, उसको भी हमने यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास मैनमेड सोर्सेज क्या है हमारे पास एयर पॉल्यूशन के, है ना। मैनमेड सोर्सेज क्या है हमारे पास, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, मैनमेड सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। तो सबसे पहले तो भाई हमारे व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, हमारी फैक्ट्रीज। ठीक है, वहां पर हम जो भी चीजें बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, वहां से बहुत सारे खराब से क्या निकलते हैं बेटा, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक वाले पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, ऑटोमोबाइल यूज, ऑटोमोबाइल क्या क्या यूज करते हैं आप सभी को पता है, डीजल या तो पेट्रोल यूज करेंगे एज अ फ्यूल, है ना। ऑटोमोबाइल्स क्या क्या यूज करते हैं, मैं ट्राई करूंगी आपको क्लास में ही चीजें काफी सारी याद करवा दूं। ठीक है, उसके बाद इस पूरे चैप्टर को कवर करने के बाद एक रैपिड रिवीजन और करेंगे हम। देखिए यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स में डीजल एंड पेट्रोल को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ये वाली लाइन सभी बच्चे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकम्प्लीट कंबशन, जब भी बेटा जी इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जब इनका क्या होगा बेटा, ध्यान रखेंगे, जब इस फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी। मैंने आपको अभी अभी बताया था, सीओ रिलीज होगी, और क्या रिलीज हो रही है हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, और हाइड्रोकार्बन रिलीज हो रहे हैं। ओके, एंड उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद पार्टिकुलेट्स लाइक लेड भी रिलीज होता है, यानी कि लेड जो है पार्टिकुलेट इन नेचर होता है। ठीक है, पार्टिकल लाइक स्मॉल लिटिल पार्टिकल्स। ठीक है, सो उसको क्या बोला है, पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट का मतलब इज रिलेटेड टू पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल इन नेचर। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो पार्टिकुलेट शब्द से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पार्टिकुलेट शब्द से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब ये समझ में आ गया, ऑटोमोबाइल्स में जो फ्यूल हम यूज करते हैं, जब उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, पार्टिकुलेट लेड रिलीज होता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी रिलीज होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। क्लियर है? अच्छा, फैक्ट्रीज की बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या क्या निकलेगा बेटा जी, अगेन फैक्ट्रीज में भी जब कंबशन होगा, है ना, तो वहां पर अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट सब्सटेंसेस भी रिलीज होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैम हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सीओ भी लिखा है तो मैम क्या हमारा गलत हो जाएगा? नहीं बेटा, सीओ भी कुछ ना कुछ तो इनकम्प्लीट कंबशन भी वहां पर हो रहा होगा, यानी कि सीओ भी रिलीज हो रही होगी। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप फैक्ट्रीज के पॉल्यूटेंट में भी सीओ को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ना सारे के सारे जो लिस्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स मिलेंगे वो सिमिलर से मिलने वाले हैं। तो आप एक काइंड ऑफ एक लिस्ट याद कर लो, आप यहाँ पर मेंशन मत करो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, है ना। यही तो दिक्कत है ना कि मैम हमें याद करना पड़ेगा कि फैक्ट्रीज के अंदर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड था और ऑटोमोबाइल्स में मैम हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स थे। बेटा आप यहाँ पर मोनोऑक्साइड ना मेंशन करके एक जर्नल टर्म लिख दो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, बात खत्म। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्टली काम करना, इस तरीके से नहीं कि एक एक चीज बिल्कुल रट्टा मार रही है हमें, नहीं, नो, ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस रिलीजेस डिफरेंट टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व, यानी कि कौन सी क्या प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, और अलग अलग तरीके के हमारे पास क्या रिलीज होते हैं बेटा जी, इंडस्ट्रीज से पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कोल पावर प्लांट, है ना, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती है। अगर स्पेसिफिकली तुमसे कोल पावर प्लांट के बारे में पूछ लिया गया तो क्या बताओगे? ठीक है, जो हमारे पास कोल पावर प्लांट्स होते हैं रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो तुम्हें सबसे पहले आगे ही मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन तो किसी ना किसी प्रोसेस में हो ही रही होगी, यानी कि सीओ तो निकलेगा ही निकलेगा। साथ ही साथ अगेन फिर से देखो सल्फर का डाइऑक्साइड आ गया, सल्फर का डाइऑक्साइड आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ना जब कोल की बातें आ रही होंगी, कोल पावर प्लांट के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आपको ऐश एंड स्मोक, ये दो बातें और ध्यान रखनी है, बाकी तो कॉमन चीजें तुम यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर ये यूज होता है। नेक्स्ट बेटा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, अगर हम बात करते हैं किसकी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बातें करते हैं, किसकी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बातें करते हैं, तो फर्टिलाइजर्स
आपको पता है नाइट्रोजनस कंपाउंड है ना, नाइट्रोजन के बने हुए बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो इसी वजह से रिलीज होंगे ही होंगे, और साथ में अगेन अमोनिया भी, आपको पता है यूरिया अमोनिया यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है बेटा जी, हमारे एज अ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री में बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अमोनिया रिलीज होगा ही होगा। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है ना, लॉजिक के साथ याद करनी है, अंधा रट्टा नहीं मारना, समझ रहे हो, अंधा रट्टा समझते हो, बिना लॉजिक के बिना समझे बस लग गए रट्टा मारने, बेटा भूल ही जाओगे। फिर लॉजिक के साथ याद रखोगे है ना, लॉजिकल रट्टा मारना है, क्या मारना है बेटा इस चैप्टर का, लॉजिकल रट्टा मारना है। क्लियर हो गया सभी को? अच्छा अब यहाँ पे आओ, डिके ऑफ क्रॉप रेजिड्यू इन द रूरल एरिया इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तुम्हें पता ही है ना, दिवाली के बाद जो धुआं होता है, दिवाली के बाद जो पोल्यूशन होता है, वो दिवाली की वजह से होता है क्या, वो पटाखे जलाने की वजह से होता है या फिर पराली जलाने की वजह से होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा रूरल एरिया है, ठीक है, वहां पर जो क्रॉप्स वगैरह होती है उसको जब जलाया जाता है, जब पराली को जलाया जाता है, तो वहां पर भी इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। बेटा जब भी कोई भी चीज को हम बर्न करते हैं, उसका कंबशन करते हैं ऑन द लार्ज स्केल के ऊपर जब कंबशन हो रहा है, तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि उस केस में कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाती है, ठीक है। जैसे जंगल में आग लग गई, जंगल में अगर आग लग गई, ठीक है, अब लार्ज स्केल के ऊपर आग लगेगी, बहुत सारे प्लांट्स होंगे, ठीक है, तो उस केस में कंप्लीट कंबशन, जितनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन होनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है, ठीक है, तो वहां पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इसी वजह से एक पक्की चीज हो गई हमारे पास कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो वहां से रिलीज करेगा ही करेगा। और साथ में आपको पता है लकड़ियां जल रही हैं, लकड़ियां जल रही हैं जो कि क्या है बेटा, वुड्स है, किस चीज की बनी हुई है, हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है, ठीक है, तो कार्बन की तो बनी हुई है, कार्बन एंड हाइड्रोजन वुड का जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, तो वहां से मीथेन जो कि हमारा एक हाइड्रोकार्बन है वो तो रिलीज होगा ही होगा, है ना, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है भाई वुड, ठीक है, तो इसी वजह से मीथेन गैस की फॉर्म में वहां से रिलीज होती ही होती है। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आएंगे, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीजेस अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड, हर जगह तुम्हें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस, ठीक है। तो अब तुम्हें अगर पेपर में बाई चांस तुम भूल जाओगे क्या क्या लिखना था, ठीक है, क्या क्या लिखना था, 2-3 एग्जांपल्स तुमने मेंशन कर दिए, उसके बाद लिख दो अदर हार्मफुल गैसेस। इस तरीके से इस शब्द को तुम यूज कर सकते हो, है ना, इस शब्द को तुम थोड़ा सा स्मार्टली यूज कर सकते हो। 3-4 पॉल्यूटेंट मेंशन कर दिए, उसके बाद हम भूल गए तो क्या लिख दिया, अदर हार्मफुल गैसेस, बात खत्म होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखने का तरीका भी हमें आना चाहिए ऐसे चैप्टर्स के अंदर। चलिए नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, और यहां पर अगर स्पेसिफिकली अभी हमने एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बातें करी थी, अगर हम एयर पॉल्यूशन की बातें करें, है ना, एनवायरमेंट पॉल्यूशन में हमने शब्द यूज करा था एनवायरमेंट के अंदर इनडिजायरेबल चेंज होना। अब अगर मैं एयर पॉल्यूशन की बात करती हूँ तो एयर पॉल्यूशन का मतलब होगा कि एयर के अंदर, एयर की जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर अनडिजायरेबल चेंजेस होना, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, एयर पॉल्यूशन। एयर का कॉन्टेमिनेशन होना यानी कि एयर पॉल्यूशन हो गया। तो एयर पॉल्यूशन मींस डिग्रेडेशन ऑफ एयर क्वालिटी, जो हमारी हवा की क्वालिटी है, ठीक है, उसका क्या होना, डिग्रेड होना ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल कॉन्टामिनेंट्स, ठीक है, दैट अफेक्ट ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। तो चैप्टर का नाम भी एयर पॉल्यूशन है, इसी वजह से दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक डेफिनेशन, किसी को नहीं भी आता होगा तो भी वो लिख सकता है बहुत आसानी से। क्या होना बेटा, कॉन्टामिनेशन होना, एयर क्वालिटी का डिग्रेड होना, किसका, एयर क्वालिटी का डिग्रेड होना ड्यू टू कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल गैसेस एंड पॉल्यूटेंट्स। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? अब यहाँ पर बेटा जी कुछ पॉल्यूटेंट्स आपको दे रखे हैं और उसकी परसेंटेज प्रोपोर्शंस भी आपको दे रखी हैं, तो इसको आप एक बार देख लेंगे, एज सच कोई काम की नहीं है, ये डेटा आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम के अंदर। नाउ वी विल मूव आगे चलते हैं, ठीक है जी, चलिए। सो यहाँ पर ओके, तो अच्छा प्योर एयर के कंपोनेंट्स है, ये ध्यान देना, यहाँ पर प्योर एयर के कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर बस आप एक चीज नोट करेंगे जो सबको पता भी होगी, है ना, कि एयर के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट में गैस प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। इसी वजह से एयर जो है हमारा एक क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास सॉल्यूट होता है, ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारे पास क्या होता है बेटा जी, सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट वो होता है जो हमेशा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो हमेशा कैसे प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है बेटा जी। तो ये सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में अगर प्रेजेंट है, ध्यान से सुनेंगे, अगर सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है ना, तो एयर जो एक सॉल्यूशन है उसमें अगर तुमसे पूछा जाए कि बताइए क्या सॉल्वेंट है, तो क्या बताओगे, ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, एक्ट एज सॉल्वेंट, ठीक है, इन
एयर, एयर के अंदर जो सॉल्वेंट है वो कौन है, नाइट्रोजन है। ये वाली बात आपको बस ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया भाई, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए, इफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर इज अल्टर्ड, ये जो कॉम्पोजिशन आपको प्योर एयर की दिखाई है, इस कॉम्पोजिशन में अगर कोई अल्टरेशन आता है, कुछ अडल्टरेशन आती है, कुछ चेंजेस आते हैं, तो इट अफेक्ट्स नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, ये सिर्फ ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ को बल्कि प्लांट की लाइफ को, एटमॉस्फेयर ओवरऑल क्या होता है, खराब हो जाता है। और इस कॉम्पोजिशन में जो भी अल्टरेशन आएगा, ठीक है, उसी को ही क्या बोलेंगे कि यस नाउ दिस पर्टिकुलर एरिया और वी कैन से एयर इज पॉल्यूटेड, क्योंकि उस कॉम्पोजिशन में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट, गैसियस पॉल्यूटेंट हो सकते हैं, पार्टिकुलेट पार्टिकल्स हो सकते हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। अब पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, देखिए, पॉल्यूटेंट्स लाइक डस्ट, स्मोक, मिस्ट, स्प्रे, स्प्रे लिखा है, एंड फ्यूम्स, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पार्टिकुलेट जो होंगे ना, जो थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल इन नेचर होंगे, पार्टिकल का मतलब सिंपल सी बात है पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, इतने छोटे भी, इतने बड़े नहीं कि आपको नेकेड आई से विजिबल हो जाए, नहीं, पार्टिकुलर इन नेचर का मतलब है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। लेड के भी हो सकते हैं, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, लेड के भी, डस्ट के भी, स्मोक, मिस्ट एटसेट्रा, ये सारे सारे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं। और वहीं पे अगर मैं गैसियस पॉल्यूटेंट्स की बातें करती हूँ, किसकी बातें करूँ बेटा, गैसियस पॉल्यूटेंट्स की बातें करूँ, तो गैसियस पॉल्यूटेंट हमारे पास कौन से होंगे, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन एटसेट्रा एंड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हमारे पास मीथेन गैस एटसेट्रा हो गए। ये सारे के सारे हमारे पास कैसे है बेटा जी, ये सारे के सारे हमारे पास गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। तो हमने एयर पॉल्यूटेंट्स, एयर को पॉल्यूट करने वाले भी जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके दो टाइप देख लिए, एक हमारे पास गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं बेटा जी, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि जिनका नेचर पार्टिकल फॉर्म में होता है। तो पार्टिकल में डस्ट, हमने स्मोक का एग्जाम्पल ले लिया, लेड के पार्टिकल्स की बात कर ली, और वहीं पे गैसियस जो पॉल्यूटेंट्स है उसमें हमने ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास हो गया, यानी कि वही ऑक्साइड ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन वगैरह हो गए। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है बेटा जी, पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, है ना, गैसियस पॉल्यूटेंट्स की हमने जो बातें करी हैं एक एक करके उसको उठाएंगे और उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले गैसियस पॉल्यूटेंट्स and their effect, sulfur dioxide affect the yield of crop and causes damage to the lungs. Now एक एक करके उठाएंगे, ठीक है, गैसेस पॉल्यूटेंट्स को, और उसके अफेक्ट्स को हमें पढ़ना है कि ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या इसका गलत प्रभाव, क्या गलत अफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड की बातें कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या बैड इफेक्ट है बेटा, ये क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं है, और साथ ही साथ बेटा लंग्स को डैमेज करता है। किसको डैमेज करता है, कॉजेज डैमेज टू द लंग्स। भाई जितने भी गैसेस पॉल्यूटेंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे लंग्स के लिए तो अच्छे नहीं है, लंग्स के लिए तो खराब है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एयर पॉल्यूटेंट जिसके बारे में हमने बातें करनी है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S गैस। ये क्या करता है, रिड्यूसेस ग्रोथ ऑफ द क्रॉप एंड कॉज इरिटेशन टू ह्यूमन आई। ह्यूमन आई को क्या करता है, ये इरिटेशन कॉज करता है। ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि आंखों में जो जलन करता है ना, तो हमने नोट करा होगा, है ना, कि दिवाली के बाद थोड़ी सी आंखें सी जलती हैं। क्या करती है, आंखें सी जलती हैं। तो आंखें क्यों जल रही हैं, ह्यूमन आई को अफेक्ट करने वाला जो पॉल्यूटेंट है, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट है, वो कौन है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, जो कि क्रॉप्स की ग्रोथ के ऊपर भी अफेक्ट करती है, ठीक है, उसको भी क्या करती है, कम करती है, और वहीं पे हमारे ह्यूमन आईज में क्या करती है, इरिटेशन कॉज करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जी, फ्लोराइड कॉजेज डिस्ट्रक्शन टू द वेजिटेशन एंड अफेक्ट टीथ। नाउ आपको पता है ना, फ्लोराइड्स जैसे ही आएगा तो वहां पर टीथ एंड बोन्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, टीथ एंड बोन्स तो आएंगे ही आएंगे, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको पता है ना। बहुत सारी टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड्स होता है, कुछ कुछ फ्लोराइड्स तो बोलते हैं कि फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज करो, है ना, पर डेंटिस्ट कुछ कहते हैं कि फ्लोराइड्स कुछ अमाउंट में, एक स्पेसिफिक मिनिमम अमाउंट में जरूरी भी है। तो अलग अलग थ्योरीज चलती हैं, ठीक है। तो देखिए, फ्लोराइड कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन एंड अफेक्ट टीथ एंड बोन्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कॉजेज डेथ ऑफ मेनी प्लांट्स एंड सस्पेक्टेड टू कॉज कैंसर। तो ये पॉइंट्स के अंदर हमने अभी तक जितने भी मैंने आपको पॉल्यूटेंट्स बताए उन सब में एक चीज कॉमन थी कि एक अफेक्ट तो प्लांट के ऊपर बता रखा है, या तो प्लांट की ग्रोथ कम हो रही है, ठीक है, या तो प्लांट की ग्रोथ कम हो रही है ना। अब देखो का मतलब यही तो हुआ ना कि ये उसकी ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। तो अलग अलग तरीके से लिख रखा है, रिड्यूसेस ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, ग्रोथ ऑफ क्रॉप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, अफेक्ट यील्ड, बातें सारी सेम है,
प्लांट के बारे में बात है, सेम है, यील्ड कह दो, ग्रोथ कह लो, ठीक है, ग्रोथ कह लो, या फिर कह लो बेटा जी डेथ, एक ही बात है कि ग्रोथ कम हो रही है। तो उसको तुम अपने अपने शब्दों में सेम तरीके से लिख सकते हो, अलग अलग चीजें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, हम एक थोड़ा सा स्मार्टली लॉजिकल रट्टा मारेंगे हम, ठीक है। आर सस्पेक्टेड टू कॉज, अच्छा यहाँ पर ये कैंसर कॉज कर रहा है ह्यूमन बींग्स में, अलग अलग हमें सारी की सारी चीजें बता रखी है। फ्लोराइड्स आ गया तो टीथ एंड बोन्स के बारे में बोलना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आ गया तो हमें किसके बारे में बताना है कि ये क्या करता है, ऐसा सस्पेक्ट किया गया है कि ये क्या कॉज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। अच्छा ह्यूमन में आई इरिटेशन के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड की बातें हमने कर ली। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या करता है, लंग्स के लिए थोड़ा सा डैमेजिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिवेंट हीमोग्लोबिन फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन। ऐसा क्यों कहा गया बेटा, क्योंकि आप सभी को पता है जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैरियर होता है किस चीज का बेटा जी, आपकी ऑक्सीजन गैस का, ठीक है। योर हीमोग्लोबिन इज जस्ट लाइक द व्हीकल जो कि कैरी करेगा पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को। पर होता क्या है, अगर किसी रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रेजेंट है, तो जब हम सांस ले रहे होंगे तो उसके साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है, अब उसकी कैपेसिटी टू कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन इज ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर वो खुद जाकर जुड़ जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ, और पूरी बॉडी में फिर हीमोग्लोबिन कहाँ क्या पहुंचा देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचा देगा, एंड जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसी वजह से इसको उल्टा अपोजिट टर्म्स में लिखा गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिवेंट हीमोग्लोबिन फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कैसे प्रिवेंट करता है, क्योंकि वो खुद जुड़ जाता है, क्योंकि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी विद हीमोग्लोबिन इज ग्रेटर, ठीक है। प्लीज इस बात को ध्यान रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन बेटा आ सकता है एग्जाम में। कार्बन मोनोऑक्साइड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट, ठीक है। टबैको स्मोक कॉजेज लंग कैंसर, ये बात तो किसको नहीं पता है ना, जब भी मूवी थिएटर में जाते हैं तो सबसे पहले यही बताया जाता है ना। क्या नाम होता है यार उसका, सुरेश नाम होता है, क्या नाम होता है, ठीक है, नाम भूल गई मैं, जिसके कैंसर को दिखाते हैं बड़ा गंदा सा, है ना। तो टबैको स्मोक कॉजेज लंग कैंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव लेड, यस पार्टिकुलेट की बातें करेंगे अभी हम, ठीक है। सो लेड की बातें करेंगे, उसके बाद क्या है, कॉटन डस्ट की यहाँ पे हम बातें करने वाले हैं। यहाँ पर गैसेस नहीं, पार्टिकुलेट सब्सटेंसेस की हम बातें कर रहे हैं। लेड विच इज रिलीज इनटू द एयर फ्रॉम द मोटर व्हीकल्स, मैंने अभी बताया भी था, ऑटोमोबाइल्स में से क्या रिलीज होता है बेटा जी, आपके लेड के पार्टिकल, ठीक है। ओके सो आपको ध्यान रखना है, मोटर व्हीकल यूजिंग टेट्राइथाइल लेड इम्पेयर्स द बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। करता क्या है, ये ह्यूमन बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, उसको अफेक्ट करता है। अगर मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो गया तो डाइजेशन इफेक्ट होगा, ठीक है, उससे और बहुत सारी आपको जो है बीमारियां हो सकती हैं और अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी कॉटन डस्ट प्रोड्यूसेस लंग फाइब्रोसिस। जो कॉटन के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो लंग्स में जाकर बेटा जी जमा हो जाते हैं, लंग्स में जाकर जमा हो जाते हैं, जिससे लंग फाइब्रोसिस हो सकता है, ठीक है। एंड स्मोक पार्टिकल कॉजेज अस्थमा, और जो स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं उससे क्या होता है, अस्थमा होता है एंड अदर लंग डिसीजेस, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, अब तुम कोई पार्टिकल, ठीक है, डस्ट के जो पार्टिकल है वो अगर इनहेल करोगे, डस्ट के पार्टिकल है, या फिर कॉटन के छोटे छोटे बिल्कुल माइन्यूट से रुए रेशे से हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो वो बेटा कहाँ, लंग्स के अंदर ही तो जाकर जमा हो जाएंगे, जिससे क्या हो सकती है, लंग फाइब्रोसिस होती है, ठीक है बेटा। ये जो है ना कॉटन डस्ट, सब उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे जो खेत में जाकर कॉटन को निकाल रहा है, तोड़ रहा है, जिसका कपास का काम है, जिसका कॉटन का काम है, ठीक है, उनको ये मेनली ये प्रॉब्लम होती है, जिसको हम ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर भी कहते हैं, ऑक्यूपेशनल डिसीज भी कहते हैं, है ना। जिसका जो काम है, ऑक्यूपेशन है, उसी हिसाब से उसको क्या हो रही है, बीमारी हो रही है ना। पहले के टाइम पर जब टीचर्स चौक से लिखा करते थे बेटा, उस टाइम पर चौक के जो पार्टिकुलेट है ना पॉल्यूटेंट्स थे, जो चौक के छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते थे, वो टीचर के अंदर भी जाते थे, है ना, वो टीचर की बॉडी में भी जाते थे, लंग्स में इकट्ठे हो जाते थे। तो लंग डिसऑर्डर या फिर एस्थमा का इश्यूज टीचर्स में भी बहुत देखने को मिलता था, ठीक है। आज भी जो टीचर्स यूज करते हैं वही वाला चौक, ठीक है, उनमें ये इश्यूज आ सकते हैं। तो इसको भी हम ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर या फिर ऑक्यूपेशनल डिसीज कहते हैं, ठीक है। सो ये कुछ बातें हैं जो जिनका आइडिया तुम्हें होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ पर क्या है,
a pollutant which is a combination of oxide of nitrogen and sulfur and of the partially oxidized hydrocarbon and their derivative produced by the industrial and automobile form a dark thick dust and the soot laden fog is known as smog। बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी सी डेफिनेशन आपको दे रखी है ना, तो मैम को भी पढ़ के ही बतानी पड़ेगी बेटा, क्योंकि मैम ने डेफिनेशन थोड़ा रट्टा मार रखी है ना, मैम नोज की है क्या ये चीज, ठीक है। पर डेफिनेशन बेटा कुछ कुछ चीजें में ना, डेफिनेशन जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, है ना। लैंग्वेज इधर से उधर करोगे तो गलती हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हैशटैग लॉजिकल रट्टा मारना है, ठीक है, हैशटैग लॉजिकल रट्टा मारना है, ठीक है। तो यस, इसकी डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्मॉग, क्या होती है स्मॉग, तो आपको बताना है कीवर्ड्स में बेटा। इस डेफिनेशन के अंदर आपको बता देती हूँ जो जो चीजें आपको बच्चा यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अ पॉल्यूटेंट, ऐसे पॉल्यूटेंट विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। किस किस की कॉम्बिनेशन है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है, ऑफ पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होंगे उनका पार्शियल ऑक्सीडेशन हो चुका है, ठीक है, पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन, और उसके डेरिवेटिव एंड देयर डेरिवेटिव प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स। आपको इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में ये भी बता दिया कि ये स्मोक जो है प्रोड्यूस कौन कर रहा है, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं, ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर्म्स अ डार्क थिक डस्ट एंड शूट लेडन फोग, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, डार्क थिक डस्ट एंड शूट लेडन फॉर्म, फोग का फॉर्मेशन करते हैं, एंड इज नोन एज स्मोक। उसको क्या बोलते हैं, स्मोक कहते हैं, यानी कि स्मोक प्लस में फोग, ठीक है। स्मोक प्लस में फोग को क्या बोलते हैं, स्मोग कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन्स है ना, पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन्स है। अगेन ये कहां से रिलीज हो रहे हैं, ऑटोमोबाइल से और इंडस्ट्री से रिलीज हो रहे हैं, और इसकी जो थिक लेयर जमा होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम स्मोक कहते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट समझ में आ गया कि इस डेफिनेशन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। क्या होता है बेटा, ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि क्या होंगे बेटा आपके, जो कि क्या होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ठीक है, और पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव, और उसके डेरिवेटिव। आप इस लाइन को हटा भी दोगे तो कोई इश्यू नहीं है। डेरिवेटिव का मतलब समझते हो ना, यानी कि हाइड्रोकार्बन में ही हमने एक H को हटाकर, एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई और चीज, कोई और आटम ऐड कर दिया, उसको क्या बोल देंगे, उसका हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि उसी से ही निकाला गया है। डेरिवेशन समझते हो, फिजिक्स में करते हो डेरिवेशन, है ना, तो केमिस्ट्री में भी हमने डेरिवेशन करे हैं ना, गैस लॉस के अंदर कुछ कुछ। तो डेरिवेशन का मतलब होता है डिराइव कहां से हुआ है, तो यहां पर लिखा है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन से जिसको डिराइव करा गया है। मेन हमारे पास जो ओवरऑल कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन ही है, बस उसमें एक आधा एटम को चेंज कर दिया गया, उसको क्या बोलेंगे, उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। कहां कौन कौन रिलीज कर रहा है, इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल रिलीज कर रहे हैं, और रिलीज करने के बाद इसकी थिक लेयर डार्क लेयर, है ना, जो जमा हो रही है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्मोग कहते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। स्मोग जो है काफी ज्यादा इरिटेटिंग होता है, एंड इसकी वजह से विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है ना। आज के टाइम पर जब हल्की हल्की सी सर्दियां आनी शुरू होती है, नवंबर के टाइम पर, है ना, आप देखोगे जब पराली भी जल रही होती है और दिवाली होके ही गई होती है, तो उस टाइम पर, है ना, मन सा नहीं लगता। क्यों, क्योंकि धूप नहीं निकलती है। धूप क्यों नहीं निकल रही है, क्योंकि स्मोक सारी इकट्ठी हो गई है, और उसकी वजह से विजिबिलिटी भी रिड्यूस होती है, आपको पता है। और अगेन सफोकेशन की वजह से डेथ भी नोटिस होती है काफी ज्यादा, ठीक है। सफोकेटिंग होता है, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स होते हैं, और विजिबिलिटी भी रिड्यूस होती है। आई होप आप सभी को ये सारे के सारे पॉइंटर्स क्लियर हैं, शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते हुए चलना भाई, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए, the other main pollutants that together contribute to the 90% of the global air pollutant are as follow। जो मेन एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, उनमें सबसे पहले तीनों है बेटा, N2O है, NO है एंड NO2 है, ठीक है। तीनों के तीनों नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, क्लियर। जहां पर भी आपको याद ना रही कि कहां पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड था, कहां पर क्या था, नाइट्रस ऑक्साइड था, वहां पर आप डायरेक्टली एक कॉमन टर्म लिखेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन, मेनली मीथेन ही यहाँ पर जो है एज अ पॉल्यूटेंट रिलीज होता है, आप सभी को पता ही है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड्स SO2 एंड SO3,
ठीक है, SO2 एंड SO3। हमने H2S के बारे में पढ़ा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को तो भूल ही नहीं सकते। एंड अगेन पार्टिकुलेट्स लाइक सॉलिड पार्टिकल्स और वी कैन से लिक्विड ड्रॉपलेट, है ना। जो पार्टिकुलेट्स हैं बेटा, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स जो हैं उसके अंदर बेटा हमने मिस्ट, मैंने आपको पार्टिकुलेट्स के अंदर मिस्ट का भी एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो डस्ट के पार्टिकल, मिस्ट के पार्टिकल, यानी कि ये जो पार्टिकल्स होंगे ना, ये पार्टिकल्स आपके लिक्विड भी हो सकते हैं और आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, ठीक है। गैसियस पॉल्यूटेंट्स को तो हमने अलग करा, जो कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन होंगे, ठीक है। अच्छा, और पार्टिकुलेट के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स दोनों के दोनों को हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। क्लियर? चलिए, नाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज एयर पॉल्यूटेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बातें करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड की बातें करनी है। फिर हमें नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड यानी कि NO2 की बातें करनी है, ठीक है। तो इनके बारे में बातें करेंगे, किस तरीके से ये एंटर करते हैं और किस तरीके से ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो सबसे पहली बात तो भाई कैसे कैसे रिलीज कहां से होते हैं भाई? बर्निंग से, फ्यूल के बर्निंग से रिलीज होते हैं। ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द फर्नेस टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, एंड एट हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर कंबाइन टू फॉर्म द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। वेरी सिंपल, आप सभी को पता है हमारे पास होता क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे ही हम कोई चीज को, फ्यूल को बर्न करते हैं, बर्निंग करते हैं फर्नेस के अंदर, या टेम्परेचर राइज अप करता है, उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हेन फ्यूल बर्न्स इन एन इंटरनल कंबशन इंजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड एंड दे एंटर द एटमॉस्फेयर एज एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द ऑटोमोबाइल इंजन्स, ठीक है। एक तो हो गया भाई हीटिंग की वजह से इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वही आपस में कंबाइन और रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना रहे हैं। दूसरा, फ्यूल जब बर्न होता है, उसका जब कंबशन होता है इंजन के अंदर ही, ठीक है, तो उस केस में वहां पर क्या हो रहा है बेटा जी, वहां पर तो डायरेक्टली एज अ एग्जॉस्ट की फॉर्म में ही रिलीज ही डायरेक्टली हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो रहे हैं एनवायरमेंट में थ्रू ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। NO की यहाँ पर बातें करी हुई हैं कि हमारे पास जो नेचर में जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, जो NO का प्रोडक्शन है, वो कैसे होता है भाई? अब आप मेरे को एक बात बताओ, नेचुरल प्रोसेस लाइक लाइटनिंग को क्या आप बंद कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई, है ना। इसके साथ हम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये तो नेचुरल फिनोमिनन होगा ही होगा। तो भाई जब लाइटनिंग होती है ना, उस केस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो आपस में कंबाइन करती है, रिएक्ट करती है और NO का फॉर्मेशन करती है। सो नाउ दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। लाइटनिंग की वजह से, नेचुरल प्रोसेस की वजह से यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड NO का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ क्या करेगी? रिएक्ट करेगी और NO2 का फॉर्मेशन कर लेती है। किस चीज का? NO2 का फॉर्मेशन कर लेती है। अगेन आप सभी को पता है ओजोन जो होता है वो क्या होता है? O3 होता है। तो O3 के साथ रिएक्शन करके भी NO2 और O2 का फॉर्मेशन करता है। ये दोनों रिएक्शंस को आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। ये दोनों रिएक्शंस को आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड ओजोन दोनों के साथ रिएक्शन करके वो ऑक्सीडाइज होती है फर्दर, और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? NO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब बेटा जी हमें इसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखने हैं, क्या क्या इफेक्ट है देखिए। सबसे पहले इरिटेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारी ह्यूमन बॉडी में हर एक ऑर्गन की लाइनिंग जो होगी ना, वहां पर क्या लगी हुई है? म्यूकस लगी हुई है, तो म्यूकस में इरिटेशन कॉज कर सकती है। लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ NO2 में कॉज सीरियस लंग डिसीजेस, ठीक है। लंग डिसीजेस तो भाई तुम कहीं पर भी लिख सकते हो अगर गैसेस पोल्यूटेंट की बातें हो रही हैं, है ना। लंग डिसीजेस इन जर्नल यू कैन मेंशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉजेस सीरियस इंजरी टू द वेजिटेशन। हमने पढ़ाई था ग्रोथ ऑफ प्लांट, है ना। वेजिटेशन में तुम इतना बड़ा लाइन लिखने से अच्छा तुम क्या मेंशन कर सकते हो कि भाई ग्रोथ ऑफ प्लांट या फिर यील्ड ऑफ प्लांट को अफेक्ट करता है। इट डैमेजेस प्लांट लीफ, प्लांट की लीफ को डैमेज करेगा। इतना अपने हिसाब से यार तुम बनाते जाना चीजों को, मैं तुम्हें बस आइडिया दे रही हूँ कि क्या क्या चीजें तुम बार बार रिपीटेशन में हर एक आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आइए फोर्थ पॉइंट के ऊपर। इन सनलाइट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म फोटोकेमिकल स्मोग। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो ऑक्सीडाइज करती है हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करके फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन करती है, राइट। फोटोकेमिकल स्मोक इसको क्यों बोला? क्योंकि ये जो स्मोक का फॉर्मेशन हुआ है वो सनलाइट की वजह से हुआ है,
ठीक है, किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से हुआ है, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से जो रिएक्शन होती थी उसको हमने फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहा था कि नहीं कहा था? पढ़ाया था ना टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर, है ना। क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसी वजह से इसको हमने क्या बोल दिया? फोटोकेमिकल स्मोक कह दिया। दिस टर्म, दिस पर्टिकुलर टर्म इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक कॉजेज, क्या क्या कॉज कर सकती है? ये आंखों में इरिटेशन कॉज कर सकती है, एस्थमा का अटैक कर सकती है, ठीक है, नेजल एंड थ्रोट इन्फेक्शन कर सकती है। कॉमन चीजें हैं, यू कैन मेंशन, अपने आप बता सकते हो आप कि आंखों में इरिटेशन कॉज कर देगी, एस्थमा, ये 2 बीमारियां हैं, लंग डिसीज, ठीक है, और अफेक्ट लंग्स, अफेक्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, डेथ ऑफ प्लांट, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो बार बार रिपीट करके आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सल्फर के पॉल्यूटेंट्स, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास बारी आती है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S की। कैसे प्रोड्यूस होता है ये? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जब ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वाया थ्रू क्या होता है? डिके होता है, तो उस केस में हमें गंदी सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है, रोटन एग लाइक स्मेल होती है इसकी, ठीक है। सच एज रोटन वेजिटेबल, है ना, रोटन वेजिटेबल्स, सड़ी हुई वेजिटेबल से, सीवेज एंड सर्टेन इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस से रिलीज होती है गंदी स्मेल वाली, रोटन एग लाइक स्मेल वाली गैस, जिसका नाम है H2S। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है बेटा? इरिटेशन टू आई, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, फिर से रिपीट हो रही है ये वाली बात। आंखों को क्या करती है? इरिटेट करती है, ठीक है, आंखों को भी और थ्रोट को भी। देखो यहाँ पर फिर से क्या लिख दिया? थ्रोट। जो भी पॉल्यूटेंट्स होंगे वहां पर आप इरिटेशन टू थ्रोट एंड नेजल पैसेज भी मेंशन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बीइंग एसिडिक इन नेचर, H2S डिस्ट्रॉयज वेजिटेबल मैटर, ठीक है। अब क्योंकि ये एसिडिक होती है नेचर में, इसी वजह से ये वेजिटेबल मैटर को भी क्या कर सकती है? डिस्ट्रॉय कर सकती है। यानी कि जो भी आपको एसिडिक सब्सटेंसेस मिलेंगे, सल्फर के ऑक्साइड्स जो भी होंगे, आपको लगभग सारे एसिडिक इन नेचर होंगे, तो वो ड्यू टू इट्स देयर एसिडिटी वो क्या कर सकते हैं बेटा जी? वो वेजिटेशन को, प्लांट की यील्ड को क्या करेंगे? कम करेंगे, उसको खराब कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 एंड SO3, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फ्यूल्स, ऐसे फ्यूल्स जहां पर क्या है बेटा? सल्फर कंटेनिंग फ्यूल्स जो हैं, जहां पर सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि कोल एंड ऑयल। कोल एंड ऑयल के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, जब उसको हम बर्न करते हैं, उनका कंबशन होता है, तो SO2 एंड SO3 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये मेनली हमारे पास जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, ये आप पढ़ोगे हायर स्टैंडर्ड्स में। हायर स्टैंडर्ड्स का मतलब है अगले साल ही पढ़ लोगे, मेटलर्जी चैप्टर आएगा बेटा एक, है ना। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटलर्जी का मतलब होता है बेटा जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, उनको उनके ओर्स से निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी जो है उस केस में जब मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होती हैं, वहां पर जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, ऐसे ओर्स जहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे ओर्स जहां पर जो कि सल्फाइड की फॉर्म में कंबाइंड होते हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड जो है, ये एक सल्फाइड ओर है, एग्जाम्पल ऑफ सल्फाइड ओर है, ठीक है। तो यहां पर जब इसको बर्न करेंगे, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या रिलीज होता है वो दिखाई देगा बेटा जी? सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। अब क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है? कॉजेज हेडेक कॉज कर सकता है, वॉमिटिंग कॉज कर सकता है, डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, डायरेक्टली रेस्पिरेटरी फेलियर लिख दिया। आप यहाँ पर लंग डिसीज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। वीकन्स बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ऐसा क्यों? एसिड रेन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है इट मिक्सेस विद द स्मोक एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक, ठीक है। ये फोग और स्मोक के साथ मिक्स करके और क्या बना लेता है? स्मोक बना लेता है, जो कि हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं, यानी कि विजिबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, आईज में इरिटेशन करते हैं, लंग्स में इरिटेशन करते हैं, ठीक है। एट द एंड यू कैन ऑल्सो राइट लंग कैंसर एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा? SO2 प्रोड्यूस हो चुकी है ना, अभी हमने देखा। SO2 का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पर SO3 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये रेन के साथ, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेती है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है, ठीक है, जो कि क्या है? हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये पानी में रेन के साथ घुल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी? एसिड रेन होगी। अगेन एसिड रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट ऑक्सीडाइजेस बाय
एटमॉस्फेरिक, कौन इट किसकी बात हो रही है यहाँ पर मैम? SO2, यस। SO2 ऑक्सीडाइज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड which combine with the water to form sulfuric acid, we know very well। ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन से बेटा इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। क्लियर है? नाइट्रोजन के केस में भी और सल्फर के केस में भी। अब यहाँ पर फर्दर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये इसी टॉपिक को हम दोबारा से कहां पर पढ़ेंगे? एसिड रेन के अंदर। अभी यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन। कैसे बनती है? इनकम्प्लीट कंबशन से बनती है, बता चुकी हूँ। फ्यूल्स के इनकम्प्लीट कंबशन से होम्स में, फैक्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल्स के थ्रू ये जनरेट हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस गैस, बहुत ही गंदी और पॉइजनस गैस है बेटा। इससे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है और होती है, जिनको पता नहीं होता। सर्दियों में हीटर, अंगीठी रूम, क्लोज रूम में चलाकर सो जाते हैं और अंगीठी के अंदर इनकम्प्लीट कंबशन होता है और इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का पूरा रूम भर जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, CO2 की जगह पे CO जुड़ने लगती है हीमोग्लोबिन के साथ एंड कंप्लीट बॉडी में टॉक्सिक CO हमारी फैल जाती है। ठीक है, अच्छा, इसी के बारे में आपको बता रखा है सारी बातें। देखिए, पूरी थ्योरी के अंदर जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं मार्क करवाऊंगी। देखिए, इफ इनहेल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पासेस थ्रू द लंग्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सीधा कहां पर जाएगी? ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर, यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर जाएगी। देयर इट कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी। ठीक है, द सब्सटेंस दैट कैरीज ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज। आपको पता है हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? कैरियर है किसका? हमारे ऑक्सीजन का। ठीक है, जो कि कैरियर है ऑक्सीजन का, पूरी बॉडी में फैलाता है ऑक्सीजन को। ठीक है, बिकॉज हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखनी है। जो हमारा CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो क्या करता है? बाइंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स 200 टाइम्स मोर स्ट्रांगली देन द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, और वी कैन से ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 टाइम्स ज्यादा, और वी कैन से हाई बाइंडिंग कैपेसिटी देन CO2 ऑल्सो। भाई CO2 भी तो हम अगर इनहेलेशन कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो जरूरी है कि सिर्फ, आपको क्या लगता है कि हमारे नाक के यहाँ पर क्या फिल्टर लगे हुए हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अंदर जाएगा और CO2 बाहर? नहीं, CO2 भी अंदर जा रहा है। यानी कि जो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर गैसेस से भी सबसे ज्यादा जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो CO की है। इवन लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वाली लाइनें भी आपको मेंशन करके आनी है। इवन लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर हैव मैग्नीफाइड इफेक्ट ऑन द बॉडी, क्योंकि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इसी वजह से ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है बेटा जी? डिक्रीज हो जाती है। अगेन ये लाइन अंडरलाइन करेंगे आप। ठीक है, ऑक्सीजन, इसी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब जो जो बातें मैंने लिखवाई हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप मार्क करके इसको अपने नोट्स में लिख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ अब आपको 2-3 बातें और बता रखी है। देखो, जब हमारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ये तुमने शायद बायो में पढ़ा भी होगा, है ना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसको इम्प्योर भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हेंस हार्ट एंड ब्रेन आर द टू टिश्यूज मोस्ट सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन डिप्लेशन, दे शो द मोस्ट सीरियस इफेक्ट। ठीक है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जैसे ही हमारे हार्ट के अंदर या फिर हमारे ब्रेन के अंदर डिक्रीज होता है, कम होता है ना, तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव ये होते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं को ही चाहिए होती है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का डिप्लेशन हार्ट एंड ब्रेन में ही होता है, तो सबसे जल्दी अफेक्ट भी ये हार्ट और ब्रेन को ही करता है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, दिमाग काम करना बंद कर गया या फिर हार्ट के ऊपर कुछ इश्यू आ गया तो भाई डेथ ही है सीधा सीधा। ठीक है, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट। क्या कर सकते हैं बेटा जी? कंप्लीट कंबशन करा दो, कंप्लीट कंबशन करा दो। कैसे कराएं? ठीक है, पहला है बाय स्विचिंग ओवर फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन टू द इलेक्ट्रिक पावर्ड कार। इलेक्ट्रिकल पावर्ड कार्स में हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, थोड़ी सी महंगी जरूर पड़ती है, पर वहां पर क्या होता है, हमारे पास पॉल्यूशन जो है थोड़ा सा कम होगा। कंट्रोल्ड पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय द पावर कंपनीज, थोड़ा सा कम पॉल्यूशन ये कॉज करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, मेनी पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस आर नाउ इंस्टॉल्ड इन द कार्स। व्हीकल्स के अंदर, कार्स के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस भी आजकल इंस्टॉल होने लगे हैं। तो मैं इसी की ही बात कर रही थी, है ना? तो भाई कार चलाना या व्हीकल चलाना, स्कूटी बाइक चलाना तो हम नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें कहूंगी भाई आज से तुम्हें क्या करना है, हमेशा साइकिल यूज करनी, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल, पर जो चीज पॉसिबल है हम वो उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन करें। ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस भी आते हैं जो हम हमारे ऑटोमोबाइल्स के अंदर, हमारे व्हीकल्स के अंदर लगा सकते हैं, जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल्ड वे में रिलीज होगा। ठीक है, एक माइन्यूट कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा इस तरीके से हो सकता है। ठीक है,
क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से आपको ये वाले पॉइंट भी ध्यान रखने हैं। कंप्लीट कंबशन ऑफ द गैसोलीन प्रोड्यूसेस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। देख रहे हो, अब यहाँ पर अगर कंप्लीट कंबशन हम करवा देंगे, ठीक है, कंबशन तो हो रहा है उस टाइम पर भी, पर वो क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट करेगा, कंप्लीट कंबशन करवाएगा जो डिवाइस हमने इंस्टॉल करा है, और जिसकी वजह से होगा क्या, हमारे पास CO की जगह पर CO2 रिलीज होगी, और जो कि टॉक्सिक नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूएंट फ्यूल्स फ्रॉम गैसोलीन, हम दूसरे फ्यूल्स यूज कर सकते हैं जैसे कि CNG, LPG एटसेट्रा, जो कि थोड़े से क्लीनर फ्यूल है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बारी आती है बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर। यस, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कैटालिटिक कन्वर्टर यानी कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे थोड़ा सा लेस हार्मफुल पार्टिकल के अंदर, उसको हम सब्सटेंस के अंदर उसको हम कन्वर्ट करेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू, नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर देंगे, वापस से बैक रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम एंड पैलेडियम कैटलिस्ट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है भाई, क्वेश्चन आ सकता है, लॉजिकल रट्टा मार लेंगे इसका। ठीक है, ओके, चले, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, प्लेटिनम हमारा कैटलिस्ट है, या फिर हम यहाँ पर पैलेडियम, PD, पैलेडियम का सिंबल क्या होता है बेटा जी, PD होता है। पैलेडियम एंड प्लेटिनम, इन दोनों की प्रेजेंस में हम इनको फाइनली डिवाइडेड क्यों लेते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया को हमें इंक्रीज करना होता है, ठीक है, ताकि उसकी एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर चाहे NO हो चाहे NO2 हो, ये दोनों तो एयर पॉल्यूटेंट है, इनको रिड्यूस अगर कर दिया जाए, यानी कि यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर हम करवा दे तो हमें N2 और O2 मिल जाएगा। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पॉल्यूशन को कम कर दिया बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड चेंजेस इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रिलीज हो रहा है तो कंप्लीट कंबशन करवा दे, ठीक है, वहां पर एक ऑक्सीजन को और ऐड करवा दे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर हमने दे दी है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, एक सिंगल ऑक्सीजन का एटम होता है, ठीक है, तो क्या हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम हमने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर रिलीज कर दिया। नाउ कैटालिटिक कन्वर्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं यहाँ पर 2-3 स्टार बना देती हूँ, ठीक है, और 2-3 हार्ट्स भी बना देती हूँ, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ये पेपर में आएगा। ठीक है, क्लियर, चले आगे। ओके, सो नेक्स्ट इज कुछ क्वेश्चंस है बेटा। डिफाइन द टर्म पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट क्या होता है, ये टर्म सारी की सारी मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ। ठीक है, जो भी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, तो भाई सभी बच्चे इसके आंसर्स अपनी अपनी कॉपी के अंदर अपने अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है नेम एनी 4 गैसेस पॉल्यूटेंट। मैंने ये क्वेश्चन थ्योरी के इसलिए डाले ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। गैसेस पॉल्यूटेंट्स के अंदर बेटा जी मैंने ऑक्साइड ऑफ सल्फर की बातें करी है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बातें करी हैं, और हाइड्रोकार्बन की बातें करी है, तो ये भी तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, इसको भी अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करेंगे। नेम द कंपाउंड ऑफ सल्फर दैट कॉजेज एयर पॉल्यूशन, ऑल्सो स्टेट देयर हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी में इसके आंसर्स प्रॉपर्ली मेंशन कर लेंगे, जो भी मैंने आपको थ्योरी लिखवाई बताई है अभी, उसमें से इसके आंसर्स फ्रेम आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होते हैं, मैनमेड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, करवा चुकी हूँ। ठीक है, इसको भी आपको होमवर्क के अंदर अपने अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर जो मैं क्लास के बाद तुम्हें ये वाले नोट्स मिलने वाले, PPT PDF मिलने वाली है, ठीक है, यहां से आप लिख लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ डू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंटर द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे एंटर करते हैं, इसके बारे में भी हम कर चुके हैं। ठीक है, बात कर चुके हैं। डायरेक्टली भी आते हैं, है ना, ऑटोमोबाइल के कंबशन में, ऑटोमोबाइल में जब फ्यूल जलता है तो वहां से डायरेक्टली एग्जॉस्ट की फॉर्म में भी रिलीज होता है। और दूसरा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है, जुड़ती है आपस में, तो NO और NO2 का फर्दर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन, और हमें क्या मिलता है, NO2 वहां से हमें रिलीज होता हुआ दिखाई देता है। फिर इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, प्रॉपर्ली बेटा जी लिख लेना इसको। स्टेट द ओरिजिन एंड हेल्थ इंपैक्ट ऑफ स्मोक। ठीक है, कैसे कैसे ओरिजिन होता है, यहाँ पर तुम्हें ओरिजिन बताना है ना। क्या क्या बताया था मैंने, पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जब आपस में कंबाइन करेंगे, या फिर हाइड्रोकार्बन जो हमने बात करी उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है, आपस में जब जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, हमारे पास स्मोक कहते हैं। और रिलीज कहां से हुआ था, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से और ऑटोमोबाइल से रिलीज हुआ था। तो इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क बेटा, थ्योरी के अंदर से आप लिख सकते हो। इफेक्ट ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर के बैड इफेक्ट्स, अगेन होमवर्क। ठीक है, स्टेट द मेन सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मेन सोर्सेज क्या है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के, सॉरी, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन वाली लाइन यहाँ पर जरूर मेंशन करके आना जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्वेश्चन आएगा। इनकम्प्लीट इंपॉर्टेंट तो ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है,
इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द मैकेनिज्म एंड एक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है, एक्शन किस तरीके से करता है। तो ये मैकेनिज्म आपको क्या बताना है, वही वाला जो मैंने आपको बताया ना, हीमोग्लोबिन के साथ ये जुड़ जाता है और किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो ये आपको बताना है इसके अंदर। ओके, हाउ कैन वी कंट्रोल द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड को हमें कन्वर्ट कर देना है, CO2 के अंदर कन्वर्जन कर देना है, तो ये कैटालिटिक, थ्रू कैटालिटिक कन्वर्टर वी कैन यूज इट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो यहां पर आने वाला है वो है तो बेटा अगला टॉपिक ना एसिड रेन है। देखो एसिड रेन मैंने आपको पहले ही बताया, आइडिया दे चुकी हूँ मैं किस तरीके से एसिड रेन में क्या चीजें होती है। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एसिड रेन का टॉपिक बेटा पूछा जाता है। ठीक है, सो क्या क्या चीजें इसके अंदर मेंशन करनी है ना, अगर आता है तो उसको मैं आपको यहाँ पर मार्क करवाऊंगी और वो सारी चीजें आपको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर मेंशन करनी है। ठीक है, देखिए एसिड रेन रिजल्ट्स फ्रॉम एसिड लाइक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड एयर। पॉल्यूटेड एयर के अंदर जो हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर होते हैं, वो रेन वाटर यानी कि पानी के साथ रिएक्शन करके, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। और जब वो रेन नीचे गिरती है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होगा, फिर नाइट्रिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तो उसके जो बैड इफेक्ट्स होंगे क्रोप्स के ऊपर और मार्बल के ऊपर, ताजमहल वाला तुमने सीन सुना होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो होती है, दीज एसिड्स आर फॉर्म्ड व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कम इन कांटेक्ट विद द रेन। रेन वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तब हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब कॉजेज ऑफ, यहाँ पर आ जाइए, कॉजेज क्या क्या है, क्या क्या कॉजेज हैं, इसको हम मार्क कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। फॉसिल फ्यूल कंटेन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, जितने भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं उसके अंदर क्या क्या होते हैं बेटा, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू द कार्बन, कार्बन भी होते हैं, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, कार्बन होता है। ड्यू टू द कंबशन ऑफ दीज फ्यूल, जब इन फ्यूल्स का कंबशन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होते हैं, एंड कार्बन के भी क्या होते हैं बेटा, ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो चाहे डाइऑक्साइड हो। गेट डिस्चार्ज इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, क्या चीज, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड। ठीक है, दीज ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन द रेन वाटर, जब ये रेन वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं फॉर्म करते हैं मिनरल एसिड्स का, कौन कौन से, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर सकते हैं हमारे नाइट्रिक एसिड की और सल्फ्यूरिक एसिड की। और देखो लिख रखा है कार्बन से क्या निकलेगा, कार्बोनिक एसिड, क्लियर, नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड, ठीक है, एंड हमारे पास सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज होगा, जिसकी वजह से हमारी रेन कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। क्लियर है, अच्छा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पहले ही बता चुकी हूँ कैसे कैसे बन रहा है। सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर के ऊपर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, NO, जुड़कर आपस में नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 का फॉर्मेशन करता है, एंड फर्दर अगेन यहाँ पर NO2 जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके H2O के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन केस ऑफ एसिड रेन। ये रिएक्शंस 2 से 3 बार पूरे चैप्टर में रिपीट होती है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत सिंपल रिएक्शंस है, आप कर सकते हो। आपने कितनी सारी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़े हैं, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। क्लियर है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है बेटा कोल यूज्ड इन द पावर प्लांट कंटेन 4% सल्फर। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, 4% सल्फर प्रेजेंट होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंबशन ऑफ कोल फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 का फॉर्मेशन करता है जब हम कंबशन करते हैं किसका बेटा जी, कोल का, यानी कि सल्फर कंटेनिंग फ्यूल का जब हम कंबशन करेंगे। अब तुम्हें कोल यहां पर ना याद रहे तो क्या बोलोगे, सल्फर कंटेनिंग फ्यूल। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑल्सो रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड ऑन कंबशन। कंबशन पर क्या रिलीज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सम सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर केमिकल, ठीक है, आर केमिकल, ठीक है, केमिकल प्लांट, मेटल प्रोसेसिंग प्लांट्स, ठीक है, केमिकल प्लांट्स हो सकते हैं जहां पर केमिकल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और मेटल एक्सट्रैक्शन प्लांट हो सकते हैं, मेटल प्रोसेसिंग प्लांट्स हो सकते हैं जहां से हमारे पास क्या रिलीज होते हैं बेटा जी, सल्फर के सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। नाउ सल्फर, यहाँ पर सल्फर इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट फाउंड इन द कोल।
ठीक है, जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, रिएक्शन करेगा, SO2 का फॉर्मेशन होगा। SO2 फर्दर बेटा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा और क्या बना लेगा, SO3 बना लेगा। नाउ ये SO3 ध्यान से देखेंगे, ये जो SO3 है ये वाटर के साथ जुड़कर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो और कह सकते हो कि SO2 पहले वाली रिएक्शन को जोड़ते हुए कंबाइंड आपने डायरेक्टली H2SO4 का फॉर्मेशन दिखा रखा है, तो आप ये भी दिखा सकते हो और आप ये वाला भी प्रोसेस दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 प्लस में एडिशन ऑफ वाटर टू दैट पर्टिकुलर SO2 इकट्ठा दिखा रहे हैं। ये SO2 और O2 SO3 प्लस में वाटर H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एसिड रेन अफेक्ट्स सोइल केमिस्ट्री, सोइल के पीएच को चेंज कर देता है। ज्यादा एसिडिक मीडियम में प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, ना ही ज्यादा बेसिक मीडियम में होता है प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ। ठीक है, तो पीएच को चेंज कर देता है, सोइल के पीएच को। इट रिमूव्स कैल्शियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये वाले पॉइंटर्स थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो अच्छा है ना। एसिड रेन क्या करता है, रिमूव करता है कैल्शियम एंड पोटेशियम को, बोथ द बेसिक इंग्रेडिएंट, दोनों के दोनों बेसिक इंग्रेडिएंट है सॉइल के, यानी कि एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा, दस मेकिंग इट लूज इट्स फर्टिलिटी। अगर एसिडिटी बढ़ती है, आप डायरेक्टली, अगर आपको ये ध्यान नहीं रहेगा बाय चांस, वैसे तो ध्यान रखना है, इसको शॉर्ट नोट्स में मेंशन करके रखना, नहीं याद रहे तो कहना कि एसिडिटी बढ़ती है। अब एसिडिटी बढ़ने की वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लूज हो जाएगी, विच अल्टीमेटली डैमेज द फॉरेस्ट या फिर प्लांट या फिर क्रॉप। एसिड रेन कॉजेज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, भाई एसिडिटी जब बढ़ेगी तो न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है प्लांट से, दस डैमेजिंग देयर लीव्स, उसकी जो लीव्स हैं, प्लांट ओवरऑल क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, क्रॉप की यील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है, एसिड रेन हैज सीरियस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एज इट अफेक्ट वाटर बॉडीज टू। ये वाटर बॉडीज जो होती है, नदियां, झीलें, नहरें, उनको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। द वाटर लेक, ठीक है, वाटर ऑफ द लेक एंड द रिवर इज ग्रेजुअली बिकमिंग एसिडिक, एसिडिक होता है जिसकी वजह से जो एनिमल्स और जो प्लांट्स वहां पर रह रहे हैं उनके ऊपर बहुत ही बैड इफेक्ट, यानी कि एक्वेटिक लाइफ के ऊपर भी बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ता है। भाई पानी, बारिश आ रही है तो वो क्या सिर्फ सॉइल के ऊपर गिरेगी, नहीं, नदियों नहरों में भी जाएगी, तो उसको भी क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसिड रेन कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू द बिल्डिंग एंड स्कल्पचर्स, सॉरी, ठीक है, स्कल्पचर्स। ओके सो यहाँ पर क्या है भाई, ये क्वेश्चन ये वाला पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन कॉजेस क्या करता है, डैमेज कॉज करता है बिल्डिंग्स को, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स को कॉज करता है, और जितने भी हमारे पास बिल्डिंग के बढ़िया बढ़िया से बहुत मॉन्यूमेंट्स हम बनाते हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। दीज मटेरियल बिकम पिटेटेड एंड दस वीकेंस मैकेनिकली, ठीक है, उसको उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देता है, जल्दी खराब हो जाते हैं, भुरने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बेटा जी आपको पता ही है ये रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट है ना, जिसको केमिस्ट्री आती है उसको पता है कि ये 4 यहाँ पर नहीं आएगा, ये 4 कहाँ पर आएगा मैम, ये 4 नीचे आएगा, हमें पता है मैम, वी नो दैट, यस वेरी गुड। कैल्शियम सल्फेट CO2, जब भी यहाँ पर कार्बोनेट प्रेजेंट होता है तो प्रोडक्ट में आपको CO2 रिलीज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, यानी कि हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट की चीज बनी हुई थी, कोई मॉन्यूमेंट बना हुआ था, कोई बिल्डिंग मटेरियल में कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है प्रेजेंट होता ही होता है, तो वहां से इसको सल्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, अगर HNO3 रिएक्ट करेगा तो नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, साथ में CO2 और वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है, यस। तो यहीं से हमारे पास आता है ताजमहल, द ताजमहल इफेक्ट, ठीक है, इज फेसिंग दिस सीरियस प्रॉब्लम। ताजमहल का जो कलर है वो डल येलोइश सा होता जा रहा है, उसका रीजन क्या है, यही है, एसिड रेन है, ठीक है। ताजमहल के ऊपर क्वेश्चन आता है, बचपन से आ रहा है बेटा, बचपन से पढ़ रहे हो तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर। एसिड रेन इंक्रीजेस कोरोजन ऑफ द मेटल का कोरोजन बढ़ा देता है, क्योंकि भाई एसिडिक है, उसमें एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द स्ट्रक्चर्स लाइक आयरन गेट्स एंड आयरन फ्रेम्स। अगर एसिड रेन आएगी, ठीक है, तो आयरन के जो आर्टिकल्स होंगे, आयरन के जो गेट वेट हम यूज करते हैं, उसके ऊपर जल्दी जल्दी कोरोजन आएगी, रस्टिंग होगी, जिससे हमारा पैसा वेस्ट है, ठीक है, जो हमने आयरन इतना मेहनत से पैसा लगा के एक्सट्रैक्ट करा था, उसका गेट बनाया था, ठीक है, वो सब वेस्ट है, फिर हमें कुछ ही सालों बाद दोबारा नया लगवाना पड़ सकता है। तो ये भी एक काइंड ऑफ पैसे की, मनी की, समय की और रिसोर्सेज की वेस्टेज है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एसिड रेन इम्पैक्ट ह्यूमंस टू, अगेन ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या इफेक्ट करती है एसिड रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगेन लंग टिश्यूज को अफेक्ट करता है, लंग के टिश्यूज को अफेक्ट करेगा, इरिटेट करेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ठीक है, एंड बहुत सारे इसके अलग अलग बैड इफेक्ट्स हैं, तो ये आप पढ़ लेंगे,
ये आप पढ़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें हैं, आप लिख सकते हो भाई यहाँ पर जो है ये लंग्स के ऊपर और बाकी अदर चीजों में ह्यूमन हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। नाउ अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन। हम किस तरीके से एसिड रेन के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन कैन बी रिड्यूस बाय चेकिंग द रूट कॉज ऑफ एसिड रेन। जो रूट कॉज है, एसिड रेन अपने आप तो हो नहीं रही, एसिड रेन के होने का पीछे का रीजन ये है कि गैसियस पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, यानी कि सल्फर के जो ऑक्साइड्स है और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है या फिर जो कार्बन के ऑक्साइड्स है, उनको अगर हम कंट्रोल कर लें तो फिर वो वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड्स, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। यानी कि हमें रूट कॉज को कंट्रोल करना पड़ेगा इफ वी वांट टू कंट्रोल एसिड रेन, इफ वी वांट टू कंट्रोल एसिड रेन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वही वाली बातें यहाँ पर लिखी हुई है, हमें एमिशन ऑफ ऑक्साइड्स को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। वी कैन ऑल्सो रिड्यूस सच एमिशंस बाय यूजिंग स्क्रबर। ये अगेन बेटा एक डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस है जो कि क्या करता है, गैसियस पॉल्यूटेंट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, गैसियस पॉल्यूटेंट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्क्रबर के बारे में भी तुम्हें आइडिया होना चाहिए। इसकी ज्यादा डिटेल्स हम बेटा हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हैं, ठीक है, किस तरीके से क्या केमिस्ट्री इसके पीछे होती है। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि स्क्रबर यूज्ड फॉर रिमूविंग सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द स्मोक, ठीक है। स्टैक यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फाइन स्प्रे ऑफ वाटर, पानी की स्प्रे यहाँ पर मारी जाती है, ठीक है, एंड द गैस राइजिंग फ्रॉम द स्टैक विच इज पास्ड थ्रू द स्क्रबर, ठीक है, वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड सल्फर डाइऑक्साइड, एब्जॉर्ब्स सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, दस द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एसिड रेन इज रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर हम स्क्रबर नाम के एक डिवाइस का यूज कर सकते हैं जो कि जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर स्प्रे प्रेजेंट होती है। इतना आपको नहीं देखना है, बस आपको इतना ही आइडिया होना चाहिए कि ये जो स्क्रबर है इसको हम यूज कर सकते हैं बाकी एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए। हमने एक कैटालिटिक कन्वर्टर पीछे पढ़ा था, उसको भी आप यहाँ पर अगेन मेंशन कर सकते हो कि किस तरीके से रिमूव करें, किस तरीके से एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर से। स्क्रबर का आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ये स्क्रबर का आपको डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर हम स्प्रे ऑफ वाटर का मेनली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, बचपन से पता है कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यस। तो अगेन इस साल भी तुम्हारे लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होता है, आप सभी को पता है, सन की रेडिएशन जो हमारी अर्थ के ऊपर आती है ना, उनमें से कुछ रेडिएशंस जो है वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, और कुछ रेडिएशंस पॉल्यूशन की वजह से, जो पॉल्यूटेंट्स है, जो एयर पॉल्यूटेंट्स है, जो जैसे कि गैसेस है ना, CO2 हो गई और अदर पॉल्यूशन वाली गैसेस जो हो गई, ये क्या करती है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है उन रेडिएशंस को और वो वापस नहीं जा पाती, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती हैं, ठीक है। तो वो अगर एब्जॉर्ब हो गई है तो उसकी वजह से ओवरऑल अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, बढ़ता है, ठीक है। अब इसका एक गुड इफेक्ट ये है कि अगर ये काम नहीं हो रहा होता, अगर ये एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन नहीं हो रहा होता, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर अगर बहुत ज्यादा कूल होता, सारी रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है ना, इतना ज्यादा ठंडा होता, तो फिर अर्थ के ऊपर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती, है ना, एनिमल्स या फिर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। पर इसका बैड इफेक्ट ये है कि ये होता जा रहा है और ह्यूमन बींग्स पोल्यूशन को बढ़ाते जा रहे हैं अलग अलग चीजों को यूज करके, एसीज को यूज करके, फ्रिज को यूज करके, जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs होते हैं, है ना। जब वो रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर तो उससे और ज्यादा ओजोन का जो लेयर है वो थिन होता चला जाता है, एंड और ज्यादा रेडिएशन को वो होल्ड करके रखता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है और ज्यादा रेडिएशन को होल्ड करके रखेगा तो ओवरऑल और ज्यादा राइज इन टेम्परेचर होगा, जिसकी वजह से आज दिसंबर है, अभी फिलहाल जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप सभी को पता है दिसंबर का महीना चल रहा है और AC ऑन है, मैंने कोई जैकेट नहीं पहनी हुई है, समझ रहे हो, इतनी ज्यादा हीट अभी फिलहाल है, कोई इतनी ठंड नहीं पड़ रही है जितनी दिसंबर के महीने में ठंड हुआ करती, मिड ऑफ द दिसंबर में जितनी ठंड होती थी उतनी कोई ठंड नहीं है बेटा, ठीक है। मुझे ध्यान है दिवाली के बाद से, यानी कि अक्टूबर एंड या फिर नवंबर से ही, अक्टूबर एंड से स्वेटर्स स्कूल में मैं डाल के जाती थी, है ना, जब मैं स्कूल में थी। सो देख रहे हो, ये है ओवरऑल इफेक्ट। अब उससे क्या होगा, टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ रहा है ना, उससे ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे बेटा, ये अगेन फिर प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो अलग अलग चीजें यहाँ पर है, तो ये सारी चीजें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अगेन इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। CFCs आपको पता होना चाहिए क्या फुल फॉर्म इसकी होती है, क्लियर। तो ये सारी चीजें बेटा जी आप कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ही ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा जी स्टार्टिंग में किया गया था, कांच के एक छोटा सा एक कैबिन टाइप बना दिया था जिसके अंदर प्लांट्स को रख दिया गया था, ठीक है, जिसमें आपको पता है ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड
इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड इस अफेक्ट का जो अर्थ के ऊपर होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम दे दिया गया, ठीक है। द हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड इट्स एनवायरमेंट ड्यू टू द सोलर रेडिएशन ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अब इसको ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, है ना, जैसे कि हमारे पास मीथेन गैस हो गई, जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हो गई, वाटर वेपर्स हो गई, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ये ट्रैप कर लेती है सन की रेडिएशंस को, जिसकी वजह से ओवरऑल टेम्परेचर हमारे पास बढ़ रहा है। इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। स्टार्टिंग में ग्लास के कंटेनर्स के ये लिया गया है, ठीक है। द नेम ग्रीन हाउस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, कुछ बच्चों को ये वाली बात नहीं पता होती। द नेम ग्रीन हाउस कम फ्रॉम द ग्लास स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्रीन हाउस दैट आर टू ग्रो कोल्डर रीजन में ग्रीन प्लांट्स को उगाने के लिए यूज होता था, है ना। अब ग्लास क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी थोड़ी बहुत हीट आएगी और वो क्लोज होगा तो हीट बाहर भी नहीं जा पाएगी, एंट्रैप उसको एनक्लोज कर लेगा हीट को, जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट्स को उगाया जा सकता है कोल्डर रीजन में भी। आई होप आप सभी को क्लियर है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बता रखा है, CO2 होती है, मीथेन होती है, CFCs, O3, N2O एंड वाटर वेपर्स का भी यहाँ पर क्या होता है। अब एक एक करके यहाँ पर आपको बता रखा है द मेजर सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, उसको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ये मेजर सोर्सेज यहाँ पर आपको बता रखे कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में देखना है, जो कि सोर्स है किसका, ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से रिलीज होती है, बार बार चीजें रिपीट होंगी बेटा, आपको पता है, फॉसिल फ्यूल से रिलीज होती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से रिलीज होती है, बायोलॉजिकल डिके ऑफ द प्लांट से रिलीज होती है, रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं, पॉपुलेशन आपको पता है बढ़ रही है, ठीक है। प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी हैं, अदर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स भी हमारे पास हैं, सब क्या कर रहे हैं बेटा जी, CO2 को रिलीज कर रहे हैं, तो CO2 का कॉन्टेंट बढ़ रहा है, ठीक है। वाटर वेपर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर वाटर का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो वाटर वेपर का भी एक रीजन है, ये भी एंट्रैप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कितनी बार पढ़ चुके हैं, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से, ठीक है, गैसोलीन एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या करते हैं यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी मीथेन, इट इज एमिटेड इन लार्ज क्वांटिटी ड्यूरिंग द एनएरोबिक डीकॉम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का जब एनएरोबिक, यानी कि जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन समझते हो ना, या फिर डीकॉम्पोजिशन, जब जहां पर लिमिटेड सप्लाई होती है। एरोबिक का मतलब होता है जहां पर अच्छी खासी सप्लाई जितनी होनी चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड है, यानी कि कह सकते हैं कि लार्ज सप्लाई। और एन एरोबिक का मतलब है एब्सेंस, वैसे बोल देते हैं एब्सेंस, पर एब्सेंस इज नॉट पॉसिबल ना, ठीक है, कुछ कुछ तो होगी, तो लिमिटेड भी बोला जा सकता है और एब्सेंस भी कहा जा सकता है, ठीक है। यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन कहने को हम कह रहे हैं कि क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल जब होता है तब हमारे पास क्या रिलीज होते हैं, मीथेन का रिलीज होता है। मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको सभी बच्चे पढ़ लेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कौन कौन से पॉइंटर्स मेंशन कर ले, इसको ना तुम पॉइंट्स की फॉर्म में अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करोगे, और कौन कौन से पॉइंट्स लिखोगे। देखो, सनलाइट जो अर्थ के ऊपर रीच कर रही है, 3 टाइप ऑफ रेडिएशन वहां पर प्रेजेंट होती है, यूवी रेडिएशन होती हैं, और इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, और विजिबल, ठीक है। सबको ये बातें पता है, IR होती है, यूवी होती है, ये तीनों टाइप की रेडिएशन हमारे पास रिलीज होती है, ठीक है। as sunlight passes through the atmosphere, most of the ultraviolet radiation is absorbed by the ozone। जो यूवी रेडिएशंस है उसको ओजोन क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। पर बेटा आज आपको पता है ड्यू टू पॉल्यूशन हमारे पास जो ओजोन की जो लेयर है ना, वो क्या हो रही है, थिन होती चली जा रही है, जिसकी वजह से बेचारा अगर ओजोन होगा नहीं तो वो कैसे एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा, है ना, वो पॉल्यूटेंट का एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा, समझ रहे हो, वो IR का यूवी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 30% ऑफ IR रेडिएशन रीचेज द अर्थ सरफेस, जो IR रेडिएशन है वो 30% अर्थ सरफेस के ऊपर रीच करती हैं, एंड हीटिंग अप द सरफेस को क्या करती है, हीट करती हैं। एज द अर्थ बिकम हॉट इट स्टार्ट्स एमिटिंग रेडिएशंस, जैसे ही अर्थ क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, तो रेडिएशंस को फिर से एमिट करता है विद लेस एनर्जी, पर इस बार क्योंकि एब्जॉर्प्शन उसने कुछ किया है, ठीक है, जितनी वहां पर हम कह सकते हैं जिस एनर्जी से वो आई थी उससे कम एनर्जी से वो क्या होंगी, एमिट होंगी, ठीक है, इनकमिंग रेडिएशंस, एंड डज विद द लॉन्गर वेवलेंथ। और आपको ये पता होना चाहिए, अगर एनर्जी लेस एनर्जी है तो लॉन्गर वेवलेंथ होती है, ठीक है, इसको आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। सम एमिटेड इंफ्रारेड रेडिएशन एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्या करेंगी, कुछ रेडिएशंस अर्थ सरफेस से फिर से रिफ्लेक्ट बैक करके वापस जाएंगी, और क्या हो जाएगा बेटा जी, सम एमिटेड
infrared radiation escape from the earth surface and some are absorbed by the CO2 thus remaining to the earth surface के ऊपर ही रहेंगी। ठीक है, तो मेन कल्प्रिट हमारे पास ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, वाटर वेपर्स है, मेनली CO2 एब्जॉर्ब करती है हमारी हीट रेडिएशंस को, और जब वो एब्जॉर्ब करती है हीट रेडिएशंस को, उसी वजह से ओवरऑल इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यही वाली बातें आपको कुछ ध्यान रखनी है, जो चीजें मैंने अंडरलाइन करे इससे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। वेरी सिंपल, आपको स्टार्टिंग में मैकेनिज्म में ये जरूर बातें बतानी है कि जब सन रेडिएट करता है अपनी एनर्जी को, तो उसमें तीन तरीके की हमें क्या मिलती है, एक तो यूवी रेडिएशन मिलती है, तीन तरीके की रेडिएशन मिलते हैं, यूवी, IR, विजिबल, यूवी, IR, विजिबल। ठीक है, फिर अगला पॉइंट ध्यान रखना है, जो यूवी रेडिएशंस है वो मोस्ट ऑफ द यूवी रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। उसके बाद तुम अपने आप से मेंशन कर सकते हो कि एज वी नो दैट ओजोन इज डिप्लीटिंग डे बाय डे। ठीक है, तो उसका एक बैड इफेक्ट पड़ेगा और यूवी रेडिएशन कॉजेस कैंसर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद IR रेडिएशन, 30% IR रेडिएशन रीचेस टू द अर्थ सरफेस, और IR रेडिएशंस आर द मेन कल्प्रिट जिसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और जब ओवरऑल जो हमारी अर्थ है वो हीट अप हो जाती है तो वो अगेन रेडिएशंस को रेडिएट करने लगती है, और जब रेडिएशंस को रेडिएट करती है तो कुछ रेडिएशंस तो वो क्या करती है, अर्थ सरफेस से बाहर रेडिएट हो जाती है, पर कुछ को वो एब्जॉर्ब करके CO2 जो प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करके अपने पास होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से ओवरऑल टेम्परेचर राइज करता है। ठीक है, आई होप आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है जी, चलिए नाउ नेक्स्ट इज बेटा ये डायग्राम दे रखा है, आप इसको देख सकते हो, है ना, देख लेना, कुछ भी नहीं है इसमें। ट्रैप्ड रेडिएशन, किस तरीके से रेडिएशन ट्रैप हो रही है, किस तरीके से वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। ये एक इमेज सी है ना। एडवांटेजेस हमें देखनी है, क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या बैड इफेक्ट्स है। तो एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, पहला क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जब पहली बार लाइफ आई थी बेटा, अगर टेम्परेचर सूटेबल नहीं होता, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होता, भाई नेपच्यून के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं करती। ठीक है, कुछ तो रीजन है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस लाइफ पॉसिबल नहीं थी। ऑल द हीट कमिंग फ्रॉम द सन वुड हैव एस्केप्ड, सारी की सारी हीट एस्केप कर जाती, ठीक है, हमारी अर्थ से, विच वुड देन बिकम एज कोल्ड एज बेयर एज मून। मून जितना क्या हो जाता, ठंडा हो जाता। ठीक है, अब तुम कहोगे कि भाई मैम नेपच्यून तो बहुत दूर है, भाई माना नेपच्यून दूर है, पर हमारा जो मून है, हमारा जो चंदा मामा है वो तो पास है, उसके ऊपर भी तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है ना। अगर ये हीट तो आ रही है सन की, पर उसको होल्ड नहीं कर पा रहा ना वो। ठीक है, हीट को होल्ड करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा पहला एडवांटेज ना। एडवांटेज भी बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट के पूछे जा सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते। इट इज नेसेसरी फॉर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर के इवेपोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर इवेपोरेट नहीं करेगा, हीट नहीं होगी, ठीक है, हीट को होल्ड नहीं कर रखा होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो रेन नहीं बनेगी। ठीक है, रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, हमें पता है हमारे प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल्दो ग्रीन हाउस गैसेज आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, देयर इज एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ देम। उन गैसेस का एक ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए। ठीक है, एक ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए। ठीक है, इफ द प्रोपोर्शंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीजेस, अगर यहाँ पर ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, अगर बेटा इनका प्रोपोर्शन, इनका कॉम्पोजिशन थोड़ा सा अल्टर होता है, चेंज होता है, इंक्रीज होता है, तब ये क्या कर सकती है, ये एडवर्स इफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, टेम्परेचर विल ऑल्सो राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो एवरेज टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अ स्लाइट इंक्रीज इन द वर्ल्ड टेम्परेचर से 1 डिग्री to 3 डिग्री कैन हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा बेटा। अभी इस साल गर्मी कितनी पड़ी है ना, एक टर्म आई थी आज पिछले इसी साल की गर्मियों में, 9 दिन तक बहुत ज्यादा गर्मी रही थी। मतलब 50 रीच करा था इस बार टेम्परेचर, अगर मैं दिल्ली और आसपास के एरियाज की बात करती हूँ, है ना, तो 50 इज वेरी ज्यादा ना। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए, हम रिएक्शंस में, हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस के लिए रूम टेम्परेचर जो है 25 डिग्री माना करते, कब? ठीक है, और आज गर्मियों में अगर वो रिएक्शन करेंगे रूम टेम्परेचर तो भाई 45 48 है, 50 है, अगर एसी में नहीं बैठे हो तुम, तो समझ रहे हो। तो एसी भी नेसेसिटी है ना, और एसी से फिर पॉल्यूशन हो रहा है, CFCs प्रेजेंट है। अब CFCs प्रेजेंट है, अगेन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और गर्मी हो रही है। ठीक है, अब और गर्मी हो रही है, और ज्यादा हीट बन रही है, तो फिर और ज्यादा हमारे पास जो एयर पॉल्यूटेंट है, गैसेस एयर पॉल्यूटेंट, नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड, वो बनेंगे, जिससे फिर अगेन लंग कैंसर और ये सब होगा। तो एसी भी जरूरी है और एयर प्योरीफायर भी जरूरी है। आज के टाइम पर दोनों चीजें जरूरी है। ठीक है, तो एक विशियस साइकिल चल रही है जिसको तोड़ना इज वेरी वेरी टफ।
अच्छा, अफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पर हम आ चुके हैं। राइज इन सी लेवल, ठीक है, सी लेवल के अंदर इंक्रीज होता है, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, पोलर जो आइस कैप्स है वो मेल्ट करने लगेंगी। क्लियर। ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज मोर वाटर टू इवेपोरेट, और ज्यादा क्या होगा वहां पर, वाटर का इवेपोरेशन होगा वाटर बॉडीज से, दस फॉर्मिंग वो मोर वाटर वेपर, और ज्यादा क्या बनेंगे, वाटर वाटर वेपर्स बनेंगे। सिंस वाटर वेपर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगेन फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ज्यादा होगा। वही कह रही हूँ, विशियस साइकिल है, विशियस साइकिल जिसको ब्रेक करना इज वेरी टफ। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू द चेंज इन द रेन पैटर्न, रेन पैटर्न के अंदर चेंज हो सकता है। अगर रेन पैटर्न में चेंज आया बेटा तो क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर चेंज आएगा, क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर चेंज आया तो अगेन हमारे ह्यूमंस के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, हमारे ऊपर तो इफेक्ट आएगा ही आएगा, पर उस क्रॉप के ऊपर बहुत सारी बीज डिपेंडेंट होती है, यानी कि अदर एनिमल्स जो आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, तो उनके ऊपर भी क्या आएगा, अफेक्ट आ सकता है। नाउ चेंज इन रेन पैटर्न ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज द अफेक्ट ऑफ ट्रीज एंड प्लांट का हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ अगेन क्या करेगी, यहां से चेंज करेगी। क्लियर। अच्छा, नोट क्या है, नोट में पढ़ लेना भाई, ये नोट बता रखे तुम्हें कुछ कुछ बातें, ठीक है, कुछ कुछ बातें बता रखी है, ये नोट ध्यान रख लेना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चले आगे, नेक्स्ट क्या है, वेज ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। मिनिमाइज द यूज ऑफ ऑटोमोबाइल, जितना तुम मिनिमाइज कर सकते हो भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, सिंगल सिंगल बंदा एक एक गाड़ी लेकर जाएगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वन कैन यूज अ बाइसिकल, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करो, ठीक है, कार पूल यूज करो, तो ये सब चीजें हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। प्लांट मोर ट्रीज, भाई ये काम नहीं कर सकते, पौधे तो ज्यादा लगाने शुरू कर दो, ठीक है, पौधे तो ज्यादा लगा सकते हैं, प्लांट्स अपने घर में लगा लो, ठीक है, उनसे भी बहुत चेंज आएगा, जितने ज्यादा ग्रीनरी होगी, जितना ज्यादा प्लांट होगा, है ना, मन को भी अच्छा लगेगा, है ना, और एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा। अवॉइड बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स, वुड एटसेट्रा, जहां अवॉइड कर सकते हो वहां बर्निंग को आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को तो भाई हमारे लिए वैसे ही हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और दूसरा पॉल्यूशन भी कोज करता है, हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। हेल्प द पीपल टू अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल वार्मिंग, अगर हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, पर दूसरा कंट्रीब्यूशन हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरों को नॉलेज जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई ये काम मत कर, है ना, इससे पोल्यूशन होगा और प्रकृति को नुकसान होता है, तो एट द एंड हमें भी नुकसान होगा, ठीक है। क्लियर है। चले, सो समरी, वैसे समरी बहुत बार रिपीट करवा चुकी हूँ इस सेम चैप्टर के अंदर, बार बार उन्हीं चीजों को, है ना, एग्जाम से पहले भी पढ़ के चले जाओगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, है ना, उसको मार्क करके और शॉर्ट नोट्स बना के रखोगे, बहुत है, मोर देन इनफ, ठीक है। चलिए, तो एक बार ना मैं आपको एक ओवरव्यू जरूर देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक एंड में ओवरव्यू ले लेंगे इसका, ठीक है। तो कुछ नहीं है वैसे तो, देखो, एनवायरमेंट पोल्यूशन, आपको पता है कुछ भी ऑल्टरेशन अगर आती है हमारे एनवायरमेंट के अंदर, अनडिजायरेबल चेंजेस आते हैं, तो उसको हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे हम, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। पॉल्यूटेंट्स हमारे अलग अलग होते हैं, मैनमेड पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं और नेचुरल पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं। मैनमेड पॉल्यूटेंट्स के अंदर जो मैनमेड पॉल्यूशन कॉजिंग चीजें हैं वो है वॉल्केनोज, और दूसरा है डिकेइंग ऑफ वेजिटेशन। प्लांट का जब क्या होता है, प्लांट्स का, एनिमल्स का जब डिके होता है वाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वहां से नेचुरल पॉल्यूशन होता है। फॉरेस्ट फायर वगैरह, जहां से इनकम्प्लीट कंबशन से हमारे पास CO रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। विंड्स, डस्ट से, साइक्लोन वगैरह से भी क्या होता है, हमारे पास पॉल्यूशन कॉज होता है। ऑटोमोबाइल्स, यहाँ पर मैनमेड की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स जो व्हीकल्स हम यूज करते हैं वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन अगर होगा, फ्यूल जलेगा। फैक्ट्रीज से भी क्या होगा, हमारे पास पॉल्यूशन होगा। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या वहां पर बन रहा है, अलग अलग तरीके का पॉल्यूशन हमारे पास होता है। पहला यहाँ पर कोल पावर प्लांट, है ना, यहाँ पे ये क्या होगा, इंडस्ट्रियल, क्या रिलीज करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, एश एंड स्मोक, यहाँ पर आपको अलग से ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है भाई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे और अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट है डिके ऑफ क्रॉप रिड्यूसेस रेजिड्यू इज इन द रूरल एरिया इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई जब वही है, जब आपके फसल को जलाया जाता है, मतलब काट के जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको जलाया जाता है, तो वहां से भी क्या रिलीज होते हैं बेटा जी, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्लास्टिक को बर्न करने से भी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और हार्मफुल गैसेस क्या होंगी, रिलीज होंगी। नेक्स्ट, एयर के अंदर जो एयर क्वालिटी का कम होना है, ठीक है, उसका डिग्रेडेशन है, उसको क्या बोलेंगे हम, एयर पॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ एयर को अगर एल्टर कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एयर पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर गैसेस पॉल्यूटेंट भी हैं और हमारे पास पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट भी हैं। गैसेस पॉल्यूटेंट में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो कि लंग्स को अफेक्ट करती है।
फिर हमारे पास आती है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, जो कि आईज में इरिटेशन कॉज करती है। फ्लोराइड्स बेटा जी टीथ एंड बोन्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं और प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं मैनी प्लांट्स की डेथ करवा देते हैं और कैंसर का भी कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा जी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करता है क्योंकि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है CO एंड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। टबैको स्मोक से डस्ट और लंग कैंसर हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है लेड विच रिलीज इनटू द एयर फ्रॉम द मोटर व्हीकल यूजिंग टेट्राइथाइल लेड। बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है और ये एक आपके पास पार्टिकुलेट वो है पॉल्यूटेंट। देन कॉटन डस्ट, लंग फाइब्रोसिस, एक ही पढ़ा है बेटा लंग फाइब्रोसिस का एग्जांपल कौन है, कॉटन डस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर बेटा जी, यहाँ पर हमें बात करनी है कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं, है ना। स्मोक का डेफिनेशन है ना इंपॉर्टेंट है, स्मोक का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे कैसे आपको स्मोक का फॉर्मेशन करना है। पार्शियली ऑक्सीडाइज हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऑक्साइड ऑफ सल्फर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का जब कॉम्बिनेशन होता है, उसके डेरिवेटिव्स का जब कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्मोक कहेंगे। विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है, एस्थमा कॉज करता है, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स कॉज करता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आपको गैसेस पॉल्यूटेंट बता रखे हैं कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक एक करके हर एक पॉल्यूटेंट को उठाना है, उसके इफेक्ट पढ़ने हैं, कैसे बना वो पढ़ना है, ठीक है। तो NO का प्रोडक्शन रिएक्शन इंपॉर्टेंट, अगेन यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन हमारा जब NO का हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड का हो गया NO2 के अंदर, अब ये पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा तो क्या बना लेगा, नाइट्रिक एसिड HNO3 का फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि एसिड रेन को क्या कर रहा होगा, कॉज कर रहा होगा, ठीक है। अगेन इसके बैड इफेक्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, लंग डिसीजेस कॉज करता है, ठीक है, वेजिटेशन को क्या करेगा, डैमेज करेगा। क्लियर। और फोटोकेमिकल स्मोग, ये इंपॉर्टेंट है, फोटोकेमिकल स्मोग इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसी वजह से फोटोकेमिकल बोला है। सल्फर के जो पॉल्यूटेंट्स है, सबसे पहले तो हमारे पास सल्फाइड ओर्स से ये क्या हो सकता है, बन सकते हैं, ध्यान रखना। H2S का इफेक्ट आइज के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है, और वेजिटेशन के ऊपर इफेक्ट करेगा, वेजिटेबल मैटर को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। क्लियर। SO2 के अंदर सल्फाइड ओर्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर। प्रोड्यूस बाय मेटलर्जिकल यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की प्रोसेस से ये रिलीज होते हैं। अगेन यहाँ पर क्या क्या करते हैं ये जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, वीकेंड बिल्डिंग, कैसे, एसिड रेन से, कैसे, एसिड रेन से। एसिड रेन के अंदर जो H2SO4 आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की वजह से आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन दिखा रखा है बेटा जी किसके अंदर, SO3 के अंदर। SO3 फर्दर वाटर के साथ जुड़ के H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर है। चलिए, नाउ इनकम्प्लीट कंबशन से CO बनता है एंड अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन के साथ किस तरीके से इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आई होप बढ़िया से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। हीमोग्लोबिन प्लस में CO ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेना, आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बेटा जी, हम जो है हमारे व्हीकल्स के अंदर कुछ ऐसे डिवाइसेस को लगा सकते हैं जिससे क्या होगा बेटा जी, कन्वर्जन हो जाएगा, कंप्लीट कंबशन हो जाएगा। कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, स्क्रबर्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। बस यही वाली कुछ बातें हैं। क्लीनर फ्यूल्स का यूज कर सकते हैं, LPG वगैरह का। नेक्स्ट कैटालिटिक कन्वर्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कितने सारे हार्ट, दिल और स्टार्स बना रखे हैं, ठीक है, तो ये पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। फिर कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे जो सारे के सारे तुम्हारे लिए होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं। नाउ एसिड रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी पढ़ाइए तो है ना, बता चुकी हूँ बीच बीच में किस तरीके से एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। ये वेजिटेशन को अफेक्ट करता है अगेन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, देन फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड बेटा कार्बन के ऑक्साइड से बनेगा, ठीक है। क्लियर। इंपैक्ट आपको पता ही है क्या करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को लूज करेगा। अगर सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाएगी तो प्लांट की जो प्रॉब्लम है, प्लांट का जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होगा, और इकोलॉजिकल यानी कि बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत अफेक्ट करता है, रस्टिंग ज्यादा कर देगा, मार्बल का कलर चेंज कर देगा, मार्बल जो भी हमारे पास कार्बोनेट्स है उनको जो है सॉल्ट्स के अंदर कन्वर्ट करने लगेगा, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी क्या होता है, इंजरस होता है। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, स्क्रबर का यूज करके, यानी कि जो उसका सोर्स है एमिशन, जो एमिशन के जो सोर्सेज हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के जो सोर्सेज हैं उसको हम रिड्यूस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग CFC की वजह से होता है, ओवरऑल टेम्परेचर राइज अप कर रहा है हमारे पास। क्लियर है।
अब एक एक ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर जो जो गैसेस होती है, ग्रीन हाउस गैसेस, उसके बारे में डिस्कशन है। सबसे पहले CO2, फिर वाटर वेपर, फिर नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फिर मीथेन, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ध्यान रखना कहाँ से रिलीज होती है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से रिलीज होती है। मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपको ध्यान रखना है कि जब सन की रेडिएशन आती है तो IR रेडिएशन आती है, विजिबल आती है, यूवी आती है। यूवी क्या करता है भाई, यूवी ओजोन लेयर रोकता है, IR 30% रीच करती है, जिसकी वजह से ओवरऑल टेम्परेचर राइज अप करता है। ये डायग्राम देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। एडवांटेजेस बता चुकी हूँ, इफेक्ट, बैड इफेक्ट भी बता चुकी हूँ, एंड इसी के साथ समरी भी खत्म। और होमवर्क तुम्हारा है भाई शॉर्ट नोट्स बनाकर प्लीज कमेंट करके बता देंगे कि यस मैम हमने बना लिए हैं नोट्स। ठीक है, आई होप आपका जो है इस चैप्टर को, जो याद करने वाला चैप्टर था, उसको मैं थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से आपको याद करवा पाई। ठीक है, सो शॉर्ट नोट्स बना लेना। मिलते हैं एक और चैप्टर के अंदर, वन शॉट के अंदर हम पूरा चैप्टर वो भी खत्म कर देंगे। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।